हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर बाय मनीष के चैनल पर आज का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे विषय पर चर्चा करने वाले हैं, नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। नियोजन के आधार पर के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। प्रथम नंबर होता है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है गैर योजनाबद्ध योजना। क्या नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। हम सबसे पहले आपसे बताएंगे कि चर्चा करेंगे योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विषय पे। अब जानते हैं कि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम नंबर 1 है आपका। पहले हम जानेंगे क्या है इतिहास, महत्व। तो हम इसे योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की समझाने क्या है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्या है। सबसे पहले क्या है, पहले हम जानते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, ये भी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है, मतलब कोई भी लड़की हो। आप सब बताइए कितने व्यक्ति हैं जो लड़की पटाने के लिए भी योजना बनाते हैं। यानी कोई लड़की से आप प्रेम करते हैं, उसके लिए योजना बनाना पड़ता है। योजना मान लीजिए एक खूबसूरत लड़की हो, खूबसूरत हो, खूबसूरत के लड़की। खूबसूरत लड़की मतलब क्या होता है। खूबसूरत लड़की मतलब उसके जो केस अच्छे हों और उसके जो जो उसके अंग है उसके यथास्थान पे रहने चाहिए, जैसे होठ, नाक, कान, उसकी नाभि, ये सब अंग। खूबसूरत लड़की हो। अब कोई लड़का उसको पसंद करता है, कोई लड़का है पसंद करता है। बताइए, अगर लड़का उस लड़की को पाना चाहता है, उसके लिए योजनाएं बनाता है। योजना बनाने के लिए वो क्या करता है, आप देखते हैं योजना बनाता है। योजना बनाने के लिए क्या करता है, हेयर स्टाइल सबसे पहले। दूसरे नंबर पर क्या होता है, हेयर स्टाइल का काम करता है। ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग सेंस पे काम करता है। किस पे काम, खूबसूरत लड़की पर पटाना हो, हम किस पे काम करते हैं, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, और प्लस किस पे काम करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल अगर ये सब आपका शार्प है, तब क्या होता है, कोई लड़की आपसे, और आपको गुड लुकिंग, क्या होगा, इतनी सारी चीजें, ये इतनी सारी आपकी चीजें लड़की नोटिस करती, तब जाके लड़की पढ़ती है। ऐसा भी नहीं है आपके कम्युनिकेशन स्किल से प्रभावित हुई तब नहीं। कई कई लड़कियां ऐसी होती हैं, वो मन मुताबिक ऐसी छवि बनाए रहती हैं कि देखो मेरा जो बॉयफ्रेंड हो ऐसा हो, मेरी केयर करता हो, और मेरे अलावा किसी और दूसरे न चाहे, और
मेरी पसंद उसकी पसंद मैच करे। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी सोल्जर। सोल्जर मूवी में सोल्जर मूवी में एक कहानी है। सोल्जर मूवी में आप देखेंगे बॉबी देओल जो है, देओल प्रीति जिंटा को पटाने के लिए क्या करता है, हे पटाने उसकी प्रीति जिंटा की कोई डायरी रहती है पसंद ना पसंद वाली, उस डायरी को चुरा लेता है। जैसे डायरी में व्यक्ति जो होता है अपनी जो होता है दिनचर्या लिखता है, उसकी पसंद क्या है, क्या खाता है, क्या पहनता है, कब सोता है, कब जागता है, कब किससे मिलता है, कब वह मंदिर जाता है, कब वह लाइब्रेरी जाता है, उसकी सारी दिनचर्या एक विषय में जान जाता है। तो बॉबी देओल क्या करता है, प्रीति जिंटा को पसंद करने के लिए उसके मापदंडों पर खरा उतरने के लिए प्रयास करता है। इसीलिए कहा जाता है योजना। देखिए कोई भी चीज हो, कोई अच्छा हो, अगर हम ऐसा नहीं है टेम्पोररी योजना, कोई राह चलते लड़की से आपने बोल दिया, वो भी अगर पढ़ी लिखी हो तो आप बोले आई लाइक यू, आई लव यू, ये सब चीज़ें बोल दी तो पसंद कर ली। लेकिन कोई लड़की अगर आप उसके दोस्त थे, अगर आप स्कूल कॉलेज या लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं तो लड़की ये सब चीज़ें नोटिस, आप उसको पटाने के लिए योजना बनाने के लिए क्या करेंगे। अब लड़की लाइब्रेरी जाती है, उसके सीट के बगल सीट पर बैठना है। इसके अलावा दूसरे नंबर ये है कि उसके ये कोचिंग किसी जाती है आईएएस की कोचिंग, उसके बगल बैठना, कोई और स्कूल में यूनिवर्सिटी में उसके पास ही बैठना है। इसके लिए दोस्तों की मदद ली जाती है बाकायदे, और ये भी पसंद किया जाता है कि लड़की कौन सा रंग पसंद पहन के आए, वो रंग हम भी जाए पहन के। बहुत सारी योजनाएं बनाना, पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब सेम टू सेम इसका यही है, यानी कि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है, लड़की पटाना ही। इसमें क्या होता है कि आर्थिक समृद्धि एवं विकास को प्राप्त करने के लिए संप्रग सरकार जो आयोजन एवं रणनीति बनाती है। इसका मतलब समझ गए आप। जैसे कि हमने क्या कहा, आर्थिक समृद्धि एवं विकास को प्राप्त करने के लिए संप्रग सरकार जो आयोजन और रणनीति बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। यानी कि आयोजन का मतलब क्या होता है, आयोजन मतलब कि जैसे कि हम संसाधनों को उचित आवंटन कैसे करना है, किसको हमें किस वर्ग को ज़्यादा, जैसे कि वर्ग को हमें ज़्यादा छूट देनी है, किस नीतियों को पालन करें जिससे हमारी कृषि सुधर जाए, ये सब चीज़ें। यानी हम इसमें क्या देखिए सेम टू सेम इसमें क्या है, हम ऐसी योजना बनाते हैं लड़की पटाने के लिए। इसमें क्या है, योजनाबद्ध, तो हमें क्या करना, सरकार ऐसी योजना बनाती है जिससे गरीबों को, वंचित वर्गों को लाभ हो सके, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। जो महिलाएं हाशिए पे चली गई हैं वह मुख्य धारा में आ सके। इन सब के लिए क्या होता है, सरकारें जो योजना बनाती हैं। यानी एक तरह समझिए इसमें भी वही काम कर रहे हैं। यानी कि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, लड़की पटाना। यानी योजना के तरीके से, खूबसूरत लड़की पटाने के लिए योजना तरीके होता है। योजना मतलब क्या होता है कि बढ़िया सा आप योजना बना लिए, उसकी पूरी दिनचर्या को आपने शामिल कर लिया, कब उठती है, कब खाती है, कब मंदिर जाती है, उसको आप जिससे कैप्चर कर सके। इसमें क्या होता है, सरकार क्या करती है, इसमें भूत जैसे कि वर्तमान की नीति, जैसे कि मान लीजिए अभी मान लो सरकार को कोई नीति लागू करना हुआ तो वो क्या करती है, कोई नीति बनाई तो इसमें देखेंगे कि कौन सा वर्ग ज़्यादा हाशिए पे है, कौन सा वर्ग जो है समाज से नहीं जुड़ पा रहा है, किस वर्ग के लिए क्या किया जाए, ये सब चीज़ें इसमें देखा जाता है। आप ये सब भी देखेंगे। देखिए ये सब होती है चीज़ें। अच्छा आप सभी बताइए, लड़की पटाने के लिए जब हम सब ये सब कार्य करते हैं प्रेम में, तब ये सब चीज़ें हमें क्या करता है, पूरा इंगित करता है, योजनाबद्ध। यानी कि ए और ये नीति एक दूसरे के इंगित ही करता है। यानी इसमें भी नीति बना, भाई लड़का अगर ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं होगा लड़की पसंद करेगी। लड़का अगर कौवे की तरह बोलता हो, लड़की चाहिए कोयल की आवाज़,
उसकी साथ हो, ऐसा बोलता हो बेधड़क लड़की सुनने के लिए फिदा हो जाए। गुड लुकिंग मतलब अच्छा दिखता हो, ऐसा ना दिखता हो कि उसके जो शरीर हो अष्टावक्र की मुद्रा में हो, 8 जगह से टेढ़ा हो, ऐसा ना हो, ऐसे चीज। उसके हेयर स्टाइल अच्छे हो, बाल लहराते हो, सब चीजें लड़कियां योजना बनाती हैं। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या लड़कियां भी योजना बनाती हैं लड़कों को पटाने के लिए? तो वो आपको बता दें, हाँ बनाती हैं, लेकिन लड़का सफल होना चाहिए तो तब होता है। रेयर ऑफ रेयर में होता है अमूमन। बाकी हमेशा लड़कों की परिश्रम करना पड़ता है, कोई भी लड़का हो। तो हम अब इसके पीछे हमें जैसे कि क्या सरकार, जैसे क्या हुआ, योजना आयोग। योजना आयोग जानते हैं, जो 1951 में आया। 1951 से चला योजना आयोग, लेकिन 2014 में ध्वस्त हो गया। यानी 2014 में इसकी जगह क्या बन गए, नीति आयोग। योजना आयोग क्या निकालती थी, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना। और नीति आयोग क्या करती है, नीति आयोग क्या करती है, 15 ईयर विजन। और उसके अलावा क्या करती है, 60 वर्षीय रणनीति, 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 3 ईयर एक्शन एजेंडा। यानी हमने क्या बताया, आप समझिए, जो जैसे कि क्या हुआ है अब भाई, जैसे जैसे कि मान लीजिए कोई लड़की पटाने, उसके लिए योजना बनाते हैं, आप उसको कोई रणनीति बनाते होंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करते होंगे। ऐसे क्या करते हैं, सरकारें भी योजना बनाती है। जैसे कि योजना उसकी पंचवर्षीय है, जैसे वो 5 वर्षों के लिए पूरे भारत के लिए वो धन का आवंटन के क्षेत्र में ज़्यादा करना है, किसको बढ़ाना। जैसे प्रथम और पंचवर्षीय में कृषि को ज़्यादा बढ़ाना था, तो कृषि के लिए उन्हें हीराकुंड बांध और दामोदर बांध, क्या नाम है, ये सब परियोजनाएं चलाई, सिंचाई की व्यवस्था जैसे सुदृढ़ हो सके। अब इसमें लड़की को पटाना, इसमें क्या करते हैं, आपने 2 दिन की, 1 हफ्ता, 1 महीने की योजना में एक महीने के अंदर इसको पटा लेना, अगर नहीं पटाए तो अपने माइक लाल नहीं, ये सब चीजें हम करते हैं। विशेष करके ये सब चीजें होती है, आजकल के जनरेशन में और है। लेकिन अब विशेष करके योजना नहीं बनती, अब तो डायरेक्ट नंबर एक्सचेंज हो जाता है, तो प्रक्रिया प्रक्रिया सरल होगी। पहले प्रक्रिया जटिल होती थी, उसको एक दिन देखे, अब इससे बात की, 1 महीना बाद योजना कैसे पहले बनती थी, अब की योजना, अब की तो पहले एक दिन आप लड़की को देखे, फिर 2 दिन देखे, हिम्मत नहीं पड़ी किसी की तरह आप बात किए, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा बात करते हुए फिर सालों लग जाते हैं इजहार करते हुए। कभी आपको इच्छा करे तो 1998 की, सन 1998 करके एक मूवी है साउथ की, जिसमें एक लड़का होता है, एक लड़की से प्रेम करता है स्कूल टाइम के बाद, लेकिन लड़का प्रपोज करता है 20 वर्ष बाद। तो ये होती है भारतीय समाज में शर्मीलेपन की एक सीमा होती है, ये सब चीजें होती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी सारी, लेकिन सरकार इसमें 5 साल की योजना बनाती है। इसमें तो 1 महीने 2 महीने भी लग जाता है, अपनी योजना के एग्जीक्यूट में सफल हो जाता है। लड़की भी पसंद हो जाती है, लड़का भी पसंद, दोनों साथ हो जाते हैं, फिर अलग भी हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें साथ भी हो गए, इसमें क्या होगा, हमें सरकार को देखना है कि हमारी जो योजना है, आयोजन है, वो सही रूप से काम कर रही है कि नहीं। हम सही जैसे कि लक्षित समूह है, उसको जो टारगेट किए हैं, टारगेटिंग ग्रुप है, उसके लिए जो हमारी योजना है प्रभाव पहुंच रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, ये सब विषय पे हम चर्चा करते हैं। तो इसके बाद हम चलते जानते हैं इसके इतिहास के विषय में। पहले इसके विषय में जान लेते। योजना आयोग 2014 तक था, 1951 में से योजना आयोग जो बना था 15 मार्च 1950 में। कब बना था, 15 मार्च 1950 में केसी नियोगी कमेटी के, केसी नियोगी थे, उन्हीं की अनुशंसा के आधार पर योजना आयोग का गठन किया गया था। केसी नियोगी साहब के उधर पे हुआ था चीजें।
ये 15 मार्च 1950 में हुआ था। 1951 से काम करना प्रथम पंचवर्षीय योजना जो होता है आपका लागू हो गया 1951 से 1956, जो इसको बोलते हैं हेराल्ड डोमर मॉडल। फिर सेकंड होता है महानोबिस मॉडल 1956 से 61 होता है। 61 से आपका 66 चलता है सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। इसमें पहले में कृषि को बढ़ावा दिया जाता है, दूसरे में आपका बढ़ावा लक्ष्य उद्देश्य रहता है भारी उद्योगों को बढ़ावा देना, ये सब चीजें रहती है। चलिए अब इसके इतिहास के विषय और हाँ इतिहास पर आप देखिए 2014 में जब नीति आयोग मोदी जी यानी भाजपा सरकार, उसने क्या किया, योजना आयोग को ध्वस्त करके नीति आयोग ने बोला हम जो योजना बनाएंगे 15 वर्षीय विजन, हम 15 वर्ष का सपना देखेंगे, विजन देखेंगे कि हमारे भारतीय कैसे लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 7 वर्ष की रणनीति सपना देखेंगे 15 साल का, रणनीति बनाएंगे 7 साल का, और उससे हम काम करेंगे 3 ईयर एक्शन एजेंडा, यानी 3 साल का एक्शन एजेंडा हम बनाएंगे। उससे अपना हम जो रिपोर्टें होगी लक्ष्य समूह तक जो अपने काम रहेंगे वो करेंगे। सब चीजें हमारी मोदी सरकार ने कर रही है। 3 ईयर एक्शन एजेंडा निकालती है नीति आयोग। अब आप जानते हैं कि इसके जो थे अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री साहब थे, इसके भी अध्यक्ष नीति आयोग प्रधानमंत्री साहब ही हैं। अब इतिहास की भी सब चर्चा करते हैं। इतिहास में सबसे पहले हम जानते हैं किसका, सबसे पहले सुने हैं एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया उनकी एक बुक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। कभी ये बुक पढ़िएगा, बहुत सुंदर बुक है। 1934 में ये बुक आई थी। 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में एम विश्वेश्वरैया लिखते हैं कि जो सरकार की योजना होनी चाहिए 10 वर्ष की होनी चाहिए, यानी 10 ईयर्स की। और उसके बाद बोलते हैं भैया योजना 10 साल की, जो हमारा इसका लक्ष्य क्या है, राष्ट्रीय आय को दुगना करना। राष्ट्रीय आय को दुगना करना, किसी व्यक्ति की जो नेशनल इनकम होनी चाहिए वो दुगना होनी चाहिए, नेशनल इनकम। और साथ ही साथ ये बोलते हैं कि जो उद्योग हैं, उद्योग मतलब इंडस्ट्री है, औद्योगिक वाले हैं क्षेत्र, उनको वृद्धि करना, औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि। इनकी ये भैया बात थी औद्योगिक क्षेत्रों में। भैया को फिर से देखिए क्या हुआ, औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि। औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि। तीसरे में हम क्या, इनका ये था कि फिर उसके बाद औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि करना है, वृद्धि उसके बाद करना सूक्ष्म यानी कि जो एमएसएमई है उसको बढ़ाना है, इंक्रीज करना, मीडियम स्मॉल क्या नाम है ये फिर से, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। यानी क्या करना है, एमएसएमई को बढ़ाना है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, इनकी सबसे बढ़िया है थी। फिर इसके अलावा एक चीज और बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं कि इनकम जो है और एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस करना, एक्सपेंडिचर को बैलेंस करना, यानी को बैलेंस करना। क्या बताए, योजना आयोग सबसे पहले जो उसकी रूपरेखा प्रस्तुत की गई, एम विश्वेश्वरैया की एक बुक थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, 1934 में प्रकाशित हुई। ये बुक बहुत सुंदर, इसमें इन्होंने 10 वर्षीय एजेंडा रखा। पहले नंबर था कि
राष्ट्रीय आय को दोगुना करना है, भारतीय क्या करना सब राष्ट्रीय। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि इसलिए करना है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, रोजगार पाए, जिससे कि रोज अपनी आजीविका चला सके। जब आजीविका चलेगी तो सक्षम हो जाएंगे, निवेश को उन्मुख होंगे। और इसके लिए इसमें जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज यानी कि सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग हो उसको भी बढ़ाना है, उसमें वृद्धि करना है। और इसके साथ यह भी ध्यान देना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस करना, यानी आय और व्यय को संतुलित करना। जैसे कि आय व्यय मतलब कि ऐसा ना हो कि आय अगर जान लीजिए किसी व्यक्ति की 100 रुपए है और व्यय उसका 150 रुपए है तो असंतुलित हो जाएगा। इसका मतलब अगर 100 रुपए आय हो तो 50 रुपए 100 रुपए व्यय भी हो तो बराबर है, यानी बैलेंस है आय व्यय में, यानी कि 100 रुपए कमाए 100 रुपए खर्चे कर दे। इनका ये था सिद्धांत था एम विश्वेश्वरैया राय का, एम विश्वेश्वरैया प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में इन्होंने ये बोला था। अब इसके बाद चर्चा करते हैं एक बहुत सुंदर और है राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में आती है। राष्ट्रीय नियोजन समिति बहुत अच्छी है ये भी, नियोजन समिति। राष्ट्रीय नियोजन समिति क्या करती है 1938 में गठित होती है। इसके जो सुझाव देते सजेस्ट करते हैं इस कमेटी के लिए वो क्या नाम, सुभाष बाबू यानी सुभाष चंद्र बोस। क्या करते हैं राष्ट्रीय नियोजन समिति के लिए सजेस्ट करते हैं सुभाष चंद्र बोस। और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं, चेयरपर्सन रहते हैं पीटी नेहरू रहते हैं। लेकिन 1938 में था, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जनता सामने लाया 1948 में, क्योंकि 1938 में आया लेकिन उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का माहौल आ गया था तो कोई इस पे बात नहीं हो पाया, क्योंकि फिर उधर उनसे भी मनमुटाव हो जाता है, त्रिपुरी अधिवेशन में अलग अलग हो जाते हैं सब चीजें, क्या सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी की वजह से, तो सब समस्या होने लगती है। फिर उसके बाद ये आती 1948। इसमें मुख्य बातें थी, पहले नंबर था कि मिक्स्ड इकोनॉमी की कंसेप्ट को अपनाना। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि जो भारत की इकोनॉमी हो मिक्स्ड हो, अर्थव्यवस्था यानी किसका हो, सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन हो। सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट दोनों क्या कॉम्बिनेशन हो, मिक्स्ड इकोनॉमी हो। और दूसरे नंबर पे सहकारी कृषि को बढ़ावा देना, सहकारी कृषि को बढ़ावा देना। सहकारी कृषि मतलब समझ रहे हैं, सहकारी कृषि की ऐसी प्रणाली होती है जिसमें किसान जो होते हैं संगठित होके खेती बाड़ी करते हैं, वो लाभ कमाने के उद्देश्य से। जैसे आपको उदाहरण से समझाते हैं, मान लीजिए जो किसान थे मुंगेरी लाल, जैसे मान लीजिए गांव है, गांव का नाम है टनकपुर। टनकपुर आप सुने हैं गांव नाम टनकपुर, एक मूवी है कभी टनकपुर के नाम से, ये है उत्तराखंड का गांव है टनकपुर। टनकपुर है, टनकपुर एक गांव है। इस गांव में मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक, और 100 लोगों के पास अगर मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 1 बीघा खेत है तो 100 व्यक्ति के पास 100 बीघा खेत हो गया। अब क्या करना है, 100 बीघा पे मिलके खेती करना है। अगर 100 परिवार हैं तो अगर मान लीजिए 100 परिवार को मिलकर खेती करना है इस पे 100 बीघा वाले जमीन पे, यानी सहकारी कृषि क्या है, हमने क्या बताया, सहकारी कृषि ऐसी कृषि की प्रणाली है जिसमें हमें संगठित होकर खेती करना है। संगठित होने का मतलब है जैसे हम संगठित हो जाएं, इसका अर्थ है जैसे कि मान लीजिए कि किसी परिवार के पास 1 बीघा खेत है टनकपुर में और 100 लोगों के पास 100 बीघा खेत हो, सबने मिलकर बोला भैया
गांव वाले सब आ गए, टनकपुर वाले भैया बोले कि अब देखो करो, ये खेती जो है सब मिल करते हैं, मिल के क्या करेंगे, खेती सब करेंगे, सब अपना योगदान देंगे, इससे उत्पादकता ज्यादा बढ़ेगी, इससे क्या होगा, कमर्शियल फसल बेचेंगे, कमर्शियल में गन्ना का उत्पादन करेंगे भैया, हम भैया कपास को उत्पादन करेंगे, इससे क्या होगा, लाभ मिलेगा, पैसे आएंगे। इसके लाभ के दृष्टिकोण से सहकारी कृषि को किया जाता है। ये भी एक कंसेप्ट था, सहकारी कृषि को बढ़ाना, ये राष्ट्रीय नियोजन समिति ने बोला था। उसके अलावा एक कंसेप्ट और दिए, ये भी बोलते हैं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, यानी कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। और इसके अलावा आप ये भी ध्यान दीजिए, ये चीज और बोलते हैं एग्रीकल्चर को लोन की सुविधा प्रोवाइड कराना, बहुत बढ़िया, एग्रीकल्चर को लोन की सुविधा प्रोवाइड कराना, लोन प्रोवाइड कराना। यानी क्या मतलब है कि जो कृषि है, कृषि को हमें लोन प्रोवाइड कराना है, एग्रीकल्चर को लोन प्रोवाइड कराना है। यानी राष्ट्रीय नियोजन समिति क्या है, सहकारी कृषि को बढ़ाना है, सहकारी कृषि और मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाना है, जो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया भी है। सहकारी कृषि बहुत बढ़िया कृषि है, इसलिए कृषि है। आप सोचिए, आज हमारे पास छोटे सीमांत किसान बहुत ज्यादा हैं। एक गांव मान लीजिए किसी किसान के पास है, किसी किसान के पास 10 डिसमिल है, किसी के पास 20 डिसमिल है, किसी के पास 1 बीघा, अगर सब मिल के उत्पादन करें और फिर लाभ ज्यादा मिलेगा। देखिए छोटे सीमांत किसान समस्या ये होती है, मशीनीकरण नहीं कर पाते हैं, समस्या होती है। मान लीजिए अब किसी के पास अगर 1 बीघा खेत है, तो उससे क्या उत्पादकता, उससे क्या वो सरप्लस अधिशेष की बचत कर पाएगा फसलों पर। और किसी के पास अगर 1-2 बीघा, मान लीजिए किसी के पास आधा बीघा खेत है, आधा बीघा 10 बिस्सा खेत है, 10 बिस्सा खेत में वो क्या कर पाए, उसके बाद मशीन सही चल पाए, ट्रैक्टर आएगी, वहां घूमेगी, अटक जाएगी, दूसरे खेत में पहुंच जाएगी, वह लोग झगड़ा होने लगेगा, फिर से ये भी समस्या है। इसलिए इन सबका क्या समस्या है, सहकारी कृषि। सहकारी कृषि से जोतों का आकार वृद्धि हो जाए, इतना बड़ा हो जाएगा, 10-20 बीघा हो। जैसे मान लीजिए गांव में है, अभी टनकपुर बताया 100 बीघा के एक गाटा हो जाए, सब मिल के खेती करेंगे, अपनी श्रम की आपूर्ति करेंगे, बढ़िया से कमर्शियल फसल का उत्पादन करेंगे, बढ़िया खोबले धुआंधार पैसे कमाएंगे। ये सब चीजें इससे लाभ होगा। अब हम चर्चा करते हैं कि 1944 में बहुत बढ़िया कंसेप्ट है और आया था, इतिहास में ही चर्चा कर रहे हैं। और एक है, आप सुने हैं श्री नारायण अग्रवाल, श्री हजार बापू जी, श्री नारायण अग्रवाल। इन्होंने क्या किया, गांधीवादी कंसेप्ट लाया सन 1944 में। इन्होंने क्या किया, गांधीवादी लाया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कहा, नारायण भाई ने बोला भैया हमें गांधी जी के सिद्धांतों को लागू करना है। लागू करने का मतलब कि जैसे जो गांधी जी का आर्थिक विचार है, जैसे उनके जन समुदाय को, जो जन समुदाय हैं, जन समुदाय के जीवन स्तर को न्यूनतम किया जा सके। क्या किया जा सके, जन समुदाय के जीवन स्तर को न्यूनतम किया जा सके। क्या हुआ, क्या बोले, जन समुदाय के जीवन स्तर को न्यूनतम की। जन समुदाय जो लोग हैं, गरीब है, जो वंचित वर्ग हैं, जो SC ST हैं, उन सबको ऐसे बनाया गया। उनको न्यूनतम करने के लिए क्या क्या सिद्धांत क्या क्या अपनाए, गांधी जी का ट्रस्टीशिप यानी ट्रस्टीशिप बहुत बहुत बढ़िया है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, जिसे बोलते हैं न्यासिक सिद्धांत या न्यासवाद का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या बोले, जो पूंजी होती है, पूंजी का मालिक जो होता है, पूंजीपति नहीं होता है, अपितु पूंजी का मालिक कौन होता है, समाज होता है। क्या बोले, ट्रस्टीशिप में क्या बोले
क्या बोले, जो पूंजी होती है, पूंजी का मालिक कौन नहीं होता है, पूंजीपति नहीं होता है, अपितु कौन मालिक होता है, पूंजी का समाज होता है। पूंजीपति तो सिर्फ पूंजी की देखभाल करता है। कितने सुंदर सा विचार है इसका। कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, क्या नाम है, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति यदि आवश्यकता से ज्यादा धन एकत्रित कर ले, भाई यदि आवश्यकता से ज्यादा ज्यादा धन कमा ले, क्या हो बोले, यदि कोई व्यक्ति आवश्यकता से ज्यादा धन कमा ले, तब उस व्यक्ति को, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धन का कुछ भाग, क्या कोई व्यक्ति यदि आवश्यकता से ज्यादा धन कमा ले, तब उस व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार धन का कुछ भाग उपभोग के लिए रख ले, और शेष धन जो शेष धन है, शेष धन का उपयोग उसे ट्रस्टी के हैसियत से समाज कल्याण में खर्चा करना चाहिए। क्या बोले, क्या हमने बोला, कोई भी व्यक्ति है यदि आवश्यकता ज्यादा धन कमा ले, ट्रस्टी सिर्फ क्या कहता है, तब उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धन का कुछ भाग उपभोग के लिए रख ले, और शेष धन का उपयोग उसे अपनी ट्रस्टी की हैसियत से समाज कल्याण के लिए खर्चा। ट्रस्टी की हैसियत से यानी कहने मतलब कोई व्यक्ति है, उसने मान लीजिए 100 रुपए कमा लिया, 100 रुपए कमा लिए, गांधी जी कह रहे हैं कमा ले 100 रुपए, अगर उसके एक साल का आय जो है 50 रुपए, उसको रख ले, यानी कि 40 रुपए या 10 रुपए निवेश वगैरह सब बेचने, 50 रुपए क्या करना चाहिए, उसको 50 रुपए समाज कल्याण में खर्चा करना चाहिए, यानी 50 रुपए खाए, 50 रुपए अपने समाज कल्याण में लगा दे। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यही कहता है। कितना सुंदर सा सिद्धांत है। इस सिद्धांत को आप देखेंगे, जो जमशेद टाटा थे इस सिद्धांत को माने। ये सिद्धांत जो था 1993 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, तब इसको एग्जीक्यूट किए थे। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बहुत सुंदर सा सिद्धांत है, बहुत अच्छा सिद्धांत है, और करना भी चाहिए। आज जो उद्योगपति है इतना धन कमा के ढेर सारा एकत्रित कर लेते, भैया समाज में भी लगाओ, क्योंकि तुम समाज से ही धन ले रहे हो, तुम समाज के असली रखवाले नहीं हो, तुम हमसे ही पैसा कमा रहे हो। समाज वंचित लोग हो, अगर वंचित लोग है, अगर वो उनको अवसर नहीं मिल पा रहा, अगर तुम्हें अवसर मिल रहा है, तुम ढेर सारा धन कमा रहे हो, धन का क्या करो, तुम कुछ अंश अपने लिए उपभोग के लिए रखो, कुछ निवेश की, लेकिन कुछ जो भाग है भैया उसको तुम सहायता करो, लोग कल्याण के लिए खर्चा कर दो, स्कूल बनवा दो, बच्चों के लिए स्वास्थ्य पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवा दो। गांधी जी का ये सिद्धांत है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बहुत पवित्र सिद्धांत था। और इसके अलावा जो और था आप देखेंगे, और ये क्या कहते थे, और ये आप सुने, गांधी जी जो है बहुत प्रभावित थे। जॉन रस्किन की एक बुक थी, गांधी जी इससे बहुत प्रभावित थे। गांधी जी की एक बुक, गांधी जी जॉन रस्किन की जो एक बुक थी, जॉन रस्किन बहुत अच्छे लेखक थे, जॉन रस्किन, उनकी बुक थी एक अंटो द लास्ट। उसी बुक से प्रभावित, उस बुक के अनुसार उसमें लिखा गया था जो व्यक्ति का हित समाज के हित में होना चाहिए, व्यक्ति का हित समाज के हित में होना चाहिए।
कहने का मतलब क्या है, जो व्यक्ति होने चाहिए उसकी जो हित है, उसका जो लाभ है समाज के हित में, यानी समाज के इधर जाके काम नहीं करना जहां समाज, जैसे मान लीजिए आप चोरी डकैती ना करें, आप जो व्यक्ति का हित जिसमें हो, जिसमें समाज का पूरा हित हो, उसी के अनुसार आप कार्य करिए। गांधी जी के ये बहुत ड्रीम था। और एक और था वकील और नाई के प्रोफेशन में कोई विभेद नहीं, विभेद नहीं करना है। यानी क्या मतलब है, व्यक्ति और नाई के प्रोफेशन में विभेद नहीं, यानी कि कोई वकील है काला पहन रहा है, कोई काला कोट पहन के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सिविल कोर्ट या फौजदारी न्यायालय यानी क्रिमिनल कोर्ट जा रहा है, और कोई नाई है बेचारा बाल काट रहा है, वो भी काम कर रहा है, वही अजीब का चला है, तुम भी वही काम कर रहे हैं, तुम्हारा भी प्रोफेशन अच्छा है, उसका भी प्रोफेशन, उसकी अवहेलना नहीं करनी, दोनों काम बराबर है समाज हित के लिए। गांधी जी इससे बहुत प्रभावित हुए, जॉन रस्किन की बुक अंटो द लास्ट। तो इसी सब के लिए क्या बोले, गांधी जी के बहुत पवित्र सिद्धांत है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी ने, और बोला विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण मतलब कि जो शासन चलना चाहिए वो गांव से चलना चाहिए, यानी गांव तबके से हो, जो शासन हो गांव तबके से, गांव से आए, फिर जिला से, फिर राज्य से, फिर राष्ट्र स्तर पर, ऐसा हो विकेंद्रीकृत। और साथ ही गांधी जी ये भी मानते थे कि जो लोग होते हैं लोभी होते हैं, लोभी, क्योंकि कहे गांधी जी ने एक वाक्य बोला है, जो प्रकृति होती, नेचर होती है, नेचर मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती, ना कि लालच को। अब आप बताइए, मनुष्य इतना हाहीपना बना ले लिया है, जब मन करता जो भी करता है, वो ससुर कुछ भी करे लागत है, उसमें करने लगता है, जो भी मन किया उसने क्या किया। अब उसको कोयला 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 का खनन करना हुआ, जाके कोयला ही पूरा खनन करने लगा, आसपास का उससे प्रभावित होने लगे। अभी आप धनबाद में देखिए, एक जगह कोयला खनन से, अभी माइनिंग से वहां आग अभी तक निकल रहा है माइनिंग से, वहां के आसपास गांव वाले प्रभावित हो रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं, गांव वाले को पेयजल की सुविधा नहीं हो पाती, साथ ही साथ धरती जो खनन के उपरांत धंसने लगती है, ये सब नहीं सोचते। लेकिन मनुष्य जो पेड़ पौधे काट दो, सारे काट दो, सब लाभे लाभ ले लो, सब काट पीट के सब निपटा दो तुम। मनुष्य इतना जो होता है, गांधी जी पता, मनुष्य जो होता है हाहीपना होता है, उसके अंदर हाहीपना कैसा वो होता है कि वो सब लूट खा लेगा। यानी क्या बोले, कुछ संसाधन जो होता है हमारा, वो हमारी सिर्फ आवश्यकता पूर्ति कर सकती है। जैसे हमें दो रोटी खे, दो रोटी भोग मिलता है, ये नहीं तुम्हारे लालच, दो रोटी ले ली, दो रोटी, जैसे कि दो रोटी हम खा लिए, चार रोटी चुरा के रख लिए। क्या होता है आजकल शादी में देखेंगे, लोग जाएंगे खाएंगे और खाने के अलावा घर के लिए भी लाएंगे। मनुष्य इतना लालची होता है, क्या ही किया जाए, मनुष्य प्रकृति है। शहरों भी ऐसा होता है, शहरों में क्या होता है, कोई गए पुरुष, अगर पति पत्नी गए शादी विवाह में, बढ़िया से गए, छम्मक छल्लो की तरह डांस वांस किए, नाचे कूदे, फिर उसके बाद खाना खाए, धीरे से और पैकिंग करा के अपने बच्चों के लिए भी लेते आएंगे। तो अब अगर मान लीजिए खाना कम, वैसे पढ़ता नहीं, कम बता रहे, करना चाहिए, शोभ नहीं व्यक्ति को, भाई जितना खाना हो तुम अपने सकते हो वहां खा लो। मान लीजिए तुम यहाँ चोरी कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, ये सब नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देता किसी व्यक्ति को। तो गांधी जी को पता था कि जो व्यक्ति होता है लालची होता है, इसलिए गांधी जी ने बोला कि संसाधनों का हमें बुद्धि पूर्वक से, विवेक पूर्वक से उसका दोहन करना है, न कि अब धन, जैसे कि पानी है, पानी क्या करते हैं, पानी हम टूट पड़ते हैं, भैया पानी ही ले लेते हैं पूरा, उसके बाद कहते हैं भैया पानी हमारा है, फिर उसके बाद भैया पानी हम एकत्र कर लेते हैं। वाटर मैनेजमेंट, जैसे कि अभी देखिए विवाद चलता रहता है पानी बंटवारे लेकर, जैसे कि आप देखते हैं पंजाब, वहाँ हरियाणा, और इसके बाद हरियाणा में और इसके पंजाब को लेकर चलता रहता है, और इसके बाद यहाँ तमिलनाडु कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर चलता रहता है। भाई कावेरी नदी को बोलते हैं हमारा है पानी, वो कर्नाटक वाले बोलते हैं हमारे राज्य से बाहर आ रहा है, कहते हैं हमारे राज्य से बाहर आ रहा है, हमारे यहाँ से आ रही है, हम पानी को रखेंगे। तो समस्याएं होती है ना, वाटर अगर उपयोग न किए जाए, बिजली के उपयोग से, अगर बुद्धिमत्ता से, तो पानी देखिए किल्लत झेल ही रहे हैं। आप तो आलम देख रहे हैं, एक समय आएगा हमें पेयजल की सुविधा की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। अब देखिए बिस्लेरी जैसे पानी अपनी कंपनियां लाभ कमा रही हैं, कोई कल्पना किया था कि कोई पानी भी खरीदेगा, खरीद रहे हैं, ये चीजें हैं। और इसके अलावा
आप गांधी जी का बहुत बढ़िया सुंदर से विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण नाम सुनी। हाँ, एक वाक्य और था, जो जन समुदाय का श्री नारायण अग्रवाल ने एक चीज और बोला था, आपको बताते हैं। बहुत बढ़िया बोला था भाई, गांधी जी के बाद आंदोलन में बोले थे, श्रीमन नारायण नारायण, उन्होंने बोला था भैया, लोगों को 2600 किलो कैलोरी ऊर्जा की आपूर्ति हो, उसके अलावा 120 गज कपड़ा मिलना चाहिए। बोल रहे 120 गज कपड़ा और 100 वर्ग मीटर आवासीय भूमि, यानी रहने लायक बंजर ना हो, भूत भूत पिशाच इलाका हो। 100 मीटर क्या हो, आवासीय भूमि हो, आवास योग्य हो। इतनी वो बोले थे भाई, ऐसा अगर सरकार करेगी तो लोगों को कल्याण होगा। यानी लोग को 2600 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए प्रतिदिन, उसको खान, जैसे कि इतना भोजन उसको पर्याप्त उपलब्ध हो जाए, 2600 किलो कैलोरी की पूर्ति कर सके। 120 गज कपड़ा मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति है, अब उसको बेचारे को पहनने के लिए, जैसे हम गरीब समय में गरीब थे, स्वतंत्रता समय हमारे पास तन ढकने के लिए कुछ था नहीं, तो इसने बोला 120 गज कपड़ा भी मिलना चाहिए, तन ढक ले भैया अपना। 100 वर्ग मीटर आवासीय भूमि होनी चाहिए। ये सब चीजें थी श्री नारायण अग्रवाल की गांधीवादी जो योजनाएं थी, ये सब इसमें किया गया थी योजनाबद्ध व्यवस्था में। देख लिए कितनी समस्याएं होती है एक योजना के एग्जीक्यूट के। लड़की पटाने में कोई समस्या नहीं होती है। आज तो आप सब फास्ट हो गए हैं, जैसे 5G की तरह, कोई लड़की देखे 2-3 दिन 5 दिन में पटा लेते हैं। लेकिन आजकल योजना के एग्जीक्यूट अगर नहीं कर पाए, तो अगर कोई भी अंतिम व्यक्ति छूट जाता है, तो आप बहुत समझिए समस्या में हो जाएंगे। आप देखेंगे दंतेवाड़ा क्षेत्र जो है, लोग कितने लोग परेशान हो रहे हैं, और वहाँ के किसान, पानी की किल्लत, बिदर भी लाकर वहाँ किसान खेती नहीं कर पा, बिदर में एकदम तो सूखा ही पड़ जाता है, लोग किसान खेती ही नहीं कर पाते हैं। सरकार को ऐसा कोई, जैसे कि हमारी जो खेती होती है, कृषि होती है, अभी अधिकतर जैसे कि कैनाल, जैसे नहरों से नहीं जुड़ पाया है। जैसे कि हमारे मानसूनी आधारित है, वर्षा आधारित, हम वर्षा पर आधारित, तो वर्षा अच्छी हुई तो खेती अच्छी हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, राम भरोसे। ये हमारे भारत में ऐसा होता रहा है। गांधी जी के जो थे, गांधी जी के सबसे प्रिय उद्योगपति थे जमनालाल बजाज। सुने जमनालाल बजाज का नाम? गांधी जी के बहुत प्रिय शिष्य थे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज वही व्यक्ति हैं जिनका जिनका बजाज आलमंड ड्रॉप्स का तेल लगाते हैं, वही बजाज है, जमनालाल बजाज। प्रिय शिष्य थे गांधी जी उनसे बहुत प्रेम करते थे, बेइंतहा मोहब्बत। जमनालाल बजाज के प्रिय शिष्य थे गांधी जी भैया। जमना इसलिए प्रिय शिष्य थे क्योंकि वो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को एग्जीक्यूट करते थे, क्योंकि वो जितना कमाते थे अपने वो लिए रख लेते थे, और शेष राशि उसको ट्रस्टी की हैसियत से उसको उपयोग करते थे समाज हित के लिए। गांधी जी उनसे इसलिए बहुत प्रेम करते थे, मान सम्मान भी करते थे, और करना भी चाहिए यार, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है समाज कल्याण के लिए। ये सब चीजें देख लिए, इसलिए कह रहे हैं। आपको एक कहानी सुनाते हैं, इसी पे है, ट्रस्टीशिप पे ही है। मुल्ला नसरुद्दीन जो है, एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन कम्युनिस्ट बन गए। क्या थे? कम्युनिस्ट बन गए थे। मुल्ला नसरुद्दीन कम्युनिस्ट बन गए, तो गांव गांव में सब हल्ला मच गया कि मुल्ला नसरुद्दीन कम्युनिस्ट बन गए हैं। तो उनके एक दोस्त आए, तो बोले क्या मुल्ला, मैं सुना हूं तुम कम्युनिस्ट बन गए हो। बोले हाँ मियाँ, बन गया हूँ। अच्छा बताओ, कम्युनिस्ट मतलब जानते हो? कम्युनिस्ट मतलब क्या होता है जानते हो? अगर तुम्हारे पास 2 कार है तो एक कार तुम्हें देना पड़ेगा, एक कार अपने पास रखना। बोला कि दे दूंगा, इसमें क्या है। बोले मियाँ दे दूंगा। फिर बोलते हैं जानते हो कम्युनिस्ट मतलब एक और क्या होता है? अगर तुम्हारे पास 2 कुएं हैं तो एक कुआं उसको देना पड़ेगा, एक कुएं अपने पास रखना। बोला भैया ये भी दे सकता हूँ। बोला फिर अच्छे बताइए, ये जानते हो कम्युनिस्ट का मतलब ये भी होता है, अगर तुम्हारे पास 2 गधे हैं तो एक गधा उसको देना पड़ेगा और एक गधा उसको अपने पास रखना पड़ेगा। बोला नहीं भैया मैं गधा तो नहीं दूंगा। तब वो व्यक्ति ने खींच करके पूछा क्या है वहां यह सिद्धांत नहीं लागू होता है? तुम एक कार दे रहे हो, गधा नहीं दे सकते हो? तो मुल्ला नसरुद्दीन क्या बोलते हैं, ही हाथ के एकदम दांत फाड़ के बोलते हैं कि मियाँ हमारे पास तो कार और कुआं तो है नहीं, 2 गधे हैं, उस गधे को कैसे दे दूं?
यानी कम्युनिस्ट का स्तर ये थे मुल्ला नसरुद्दीन का, यानी कम्युनिस्ट एक दिखावा है, था कुछ नहीं। कम्युनिस्ट अपनी देने की बारी आए, अब जैसे कोई व्यक्ति तो कम्युनिस्ट बन गया, क्या होता है कि हाँ ये दे दिए, दान वितरण कर दो, जब दान वितरण की बारी आ रही हमारे पास है ही नहीं। ये सब चीजें चलती रहती है। अब तो आजकल तो ऐसा भी होगा कम्युनिज्म, जैसे कि शहरों वहरों में आपको ये भी दिख जाएगा कम्युनिज्म, कम्युनिज्म सुने हैं कभी? कम्युनिज्म लब, साम्यवादी प्रेम। साम्यवादी प्रेम क्या है? प्रेम का बंटवारा है। यानी तुम्हारे पास अगर दो गर्लफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड जो है गरीब व्यक्ति है उसको दान दे दो, ऐसा नहीं, वंचित वर्ग नहीं, कोई वितरित वाली प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा शहरों में दिखता है कम्युनिज्म लब लोग करते हैं। ठीक है, आगे कल हम चर्चा करते हैं बॉम्बे प्लान के विषय में, और साथ ही साथ सर्वोदय योजना क्या है, और मनवेंद्र नाथ राय का जन पीपुल योजना यानी कि जन योजना क्या है, पीपुल प्लान क्या है, इसके विषय में कल चर्चा करते हैं और महत्वपूर्ण विषय चर्चा करेंगे। तब आपका ये राष्ट्रीय नियोजन के आधार पर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का, तो 2 मिनट का आपका रहेगा गैर योजनाबद्ध। गैर योजनाबद्ध कुछ नहीं है, बस बिना योजना की लड़की पटाना है, इसमें योजना बना के लड़की पटाना है, इसमें बिना योजना पटाना है, बस काम खत्म। ठीक है, ओके बाय, धन्यवाद।